जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पे। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसका नाम है रिवर, यानी कि रिवर नदी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है और उद्गम से लेकर अंत तक सब कुछ देखेंगे, नदियाँ क्या क्या करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ तीन तथ्य जान लेते हैं, जिसका नाम है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय। पहले हम देखते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या होता है कि जब कोई नदी जब निकलती है तो वहाँ से जब उसका चपेट या फिर उसका जो ठोकर होता है उसके बाद जब टूटता है। अपक्षय मतलब सीधे ये समझो कि पत्थर या चट्टानों को तोड़ना। कैसे तोड़ना? ठोकर मार के तोड़ना या फिर उनको बीच से बिल्कुल एक झटके में अलग कर देना, उसको कहते हैं हम अपक्षय। नेक्स्ट हमारा आता है अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? घिसावट। जब किसी चट्टान पे यदि एक दूसरी चट्टान आपस में मतलब कि घिसड़ते रहते हैं तो वहाँ पे घिसावट होता है। घिसावट से जो चट्टान खत्म होते हैं उसे हम अपर्दन कहते हैं। इससे इरोजन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो जो हम इरेजर होता है, जो रबड़ होता है, उससे जब हम पेंसिल को मिटाते हैं तो वहाँ पे जो रबड़ खत्म होती है वो अपर्दन के कारण खत्म होती है। तो उसे हम कहते हैं घिसावट या फिर रगड़ के द्वारा जो कटती है। और उसी के बाद जो घिस घिस के जो जितना चट्टान बटोर के या फिर घिसती जो है उसके बाद जो कुछ बचता है उसे हम डिस्पोजल या निक्षेपण कहते हैं। यानी जितना कुछ कीचड़ करकट जितना कुछ होता है, निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण वही होता है जो नदियाँ दूर दूर से कीचड़ जो बालू आलू बकोर के लेकर आती हैं, उसके बाद जहाँ छोड़ देती हैं वहाँ पे उसका वो निक्षेपण करती हैं। यानी देखो, अलग करना चट्टान को, वो कहलाता है हमारा अपक्षय। अपक्षय दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल अपक्षय होता है, एक केमिकल अपक्षय होता है, रासायनिक और भौतिक। तो फिजिकल अपक्षय क्या होता है कि किसी चीज़ को फिजिकली पावर दे के या फिर हम जैसे ठोक के या फिर कि किसी ऐसी तरह तोड़ते हैं कि उसमें फिजिकल पावर लगा हो या मैकेनिकल पावर लगा हो, तो उसे हम फिजिकल पावर कहते हैं, ये फिजिकल अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग। नेक्स्ट है केमिकल या रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय ये होता है जैसे किसी ऐसे मैकेनिकल का या केमिकल का यूज किया जाए जिससे उसका विघटन हो जाए। यानी कि अगर एग्जांपल लिया जाए अदरक की एग्जांपल लिया जाए तो उसको जब कूचते हैं तब उस समय तो हम उसको अपक्षय करते हैं। यानी कौन से भौतिक अपक्षय करते हैं, जैसे किसी से ठोकर जैसे सिलबट्टे से या फिर ओखली से उसको कूटते हैं तो हमारा होता है वहाँ पे भौतिक अपक्षय। लेकिन उसके बाद उसमें कोई ऐसा केमिकल डाल दें जिससे जो अदरक हमारी वो ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पे होता है हमारा केमिकल अपक्षय यानी रासायनिक अपक्षय। तो ये तो हमारा अपक्षय क्या होगा? अपक्षय का मतलब है टूटना यानी कि अलग होना। फिर अपर्दन का मतलब घिसावट, रगड़ के साथ टूटना, धीरे 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 टूटना। फिर उसके बाद निक्षेपण, जितना कुछ टूट फूट कीचड़ बालू जितना कुछ है ना उसको जहाँ पे छोड़ देती हैं उसे कहा जाता है निक्षेपण। ये तीनों क्रियाएं नदी करती हैं, अभी आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर कोर्स। रिवर कोर्स मतलब क्या? जो नदियाँ के चरण होते हैं वो कितने प्रकार के चरण होते हैं उसे हम कहते हैं रिवर कोर्स। नदियाँ के तीन चरण होते हैं, यानी तीन कोर्स होते हैं, एक अपर कोर्स, एक मिडिल कोर्स, एक होता है हमारा लोअर कोर्स। एक अपर कोर्स होता है, एक मिडिल कोर्स होता है, एक हमारा होता है लोअर कोर्स। अपर कोर्स मतलब युवा अवस्था। वही युवा अवस्था में कोई नदी का जहाँ से उद्गम होता है वहाँ पे अपर कोर्स होता है। यहाँ पे एज का कोई नहीं होता कि इतनी पुरानी साल तो युवा अवस्था कुछ नहीं। जहाँ से नदी निकलती हैं उसे हम कहते हैं युवा अवस्था। फिर प्रौढ़ावस्था यानी मिडिल स्टेज, जब वो मैदानी क्षेत्र में नदी रहती है तो प्रौढ़ावस्था। अगर अक्सर देखा जाए तो गंगा नदी की अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड से वो भारत में यूपी में तब की प्रवेश करती है। फिर प्रवेश करने के बाद वो बिहार से होते हुए बांग्लादेश निकल जाती है, यहाँ कहीं उसको पहाड़ नहीं मिलता है। तो जो गोमुख से निकली है, गोमुख से वहाँ पे वो उसकी है युवा अवस्था। उसके बाद वो आ गई है, जैसे उत्तराखंड पार की उसके बाद आ गई है यहाँ पे यूपी में, यूपी के बाद बिहार से लेके बांग्लादेश तक उसका ये क्या कहते हैं प्रौढ़ावस्था यानी मिडिल कोर्स है। उसके बाद जब जाके वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो वहाँ पे होता है वो लोअर कोर्स यानी कि वृद्धा अवस्था, जहाँ पे समापन होता है। अपने मुहाने पर जब पहुँच जाती है तो उसको समापन की ओर होती है। तो देखिए जो युवा अवस्था हो तो पर्वत पे होती है, उसके बाद मैदान पे क्या होता है प्रौढ़ावस्था होता है, फिर वो जो वृद्धावस्था होती है वो मुहाना या समुद्र में जाके गिर जाती है, उसको मुहाना कहते हैं।
युवा अवस्था में स्पीड बहुत हाई होती है। युवा अवस्था में स्पीड बहुत हाई होती है। उसके और जो हमारा मिडिल अवस्था होता है उसमें स्पीड मतलब मिनिमम होती है, ना तो मैक्सिमम होती है ना तो मिनिमम होती है, मिडिल में होती है। हमारा मिडिल कोर्स है तो मिडिल में स्पीड होती है, इसमें ना तो ज़्यादा तेज़ होती है ना तो ज़्यादा धीमी स्पीड होती है। और जो लोअर कोर्स होता है जहाँ पे अपने मुहाने पहुँचे, जहाँ उनका समापन होना है, वहाँ पे उसकी स्पीड बहुत लो हो जाती है। और वो युवा अवस्था में क्या करते हैं, अपक्षय बहुत ज़्यादा करते हैं, तोड़ मरोड़ सबसे ज़्यादा ये युवा अवस्था में करते हैं जब जवानी पे रहते हैं वो। अपक्षय के साथ साथ अपर्दन भी करते हैं, यानी कि जब ऊपर से झरने से साथ गिरती है नदियाँ तो नीचे जो चट्टान होती है उसके तोड़ देती हैं, और तोड़ने के बाद उसको थोड़ी देर बहाती हैं अपने साथ साथ। जो बहाती हैं तो किसी चट्टान के साथ जो फ्रैक्शन होता है, जो घर्षण होता है, तो वहाँ पे अपर्दन होता है। तो युवा अवस्था में नदियाँ दो क्रियाएं करती हैं, एक अपर्दन तथा एक अपक्षय। युवावस्था में केवल दो ही क्रिया करते हैं, यहाँ निक्षेपण नहीं करते। निक्षेपण मतलब जितना कुछ तोड़ती उड़ती है ना, वो वहाँ पे नहीं छोड़ती, वो जाके बहुत दूर छोड़ती हैं। तो इसलिए युवावस्था में क्या कोर्स होता है उनका, युवावस्था में अपक्षय और अपर्दन दो ही चीज़ करती है। फिर मिडिल कोर्स में क्या करते हैं, वो अपर्दन करते हैं। अपर्दन मतलब कि वो घिसती रहती हैं पत्थर को, जो कि चट्टान तोड़े हैं उनको घिस घिस के लेके जाती हैं, और साथ साथ में छोड़ती भी रहती हैं, इसलिए वहाँ पे निक्षेपण भी करते हैं। यानी घिसती भी हैं और निक्षेपण भी करती हैं, दोनों क्रियाएं करती हैं किसमें, मिडिल स्टेज में। और जो हमारा नेक्स्ट आता है लोअर स्टेज में सिर्फ और सिर्फ निक्षेपण करते हैं। बेचारी बुढ़ा जाते हैं तो वहाँ पे उतना उनके पास पावर नहीं रहता है कि हाँ किसी को तोड़ सके सिर्फ छोड़ने के अलावा। तो लास्ट में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तभी हमारा बनता है डेल्टा। डेल्टा कब बनता है, लास्ट में बनता है, जब वो नदियाँ अपना जितना कूड़ा करकट जितना कुछ है वो छोड़ के लाते हैं, पूरी सफ़र में बकोट बकोट के रखी रहते हैं, उसके बाद जो लाती हैं अंत में तो छोड़ने लगते हैं लोअर कोर्स में, तो वहाँ पे वो हो जाता है हमारा निक्षेपण। नदियों की पावर की अगर बात की जाए तो उनके पावर उनको कहाँ से मिलता है, वो ग्रेडियंट से मिलता है, यानी कि उनकी जो पावर होती है वो हाइट से मिलती है। जितनी ऊंचे से नदियाँ निकलेंगी उतनी ज़्यादा उसमें वेग होता है, यानी और वेग ही उसका पावर होता है। जितनी तेज़ नदियाँ चलेंगी उतनी ज़्यादा तोड़ मरोड़ करेंगी, उतनी ज़्यादा वो उत्पात मचाती चलेंगी। तो बचपन में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाती हैं नदियाँ, जब यानी कि अपनी युवा अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनके पास में पावर बहुत ज़्यादा होता है, पहाड़ों से निकलती हैं तो उस पर उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि जो हमारा पावर होता है वो किस में रहता है, प्रौढ़ावस्था में, यानी युवा अवस्था में, यानी प्रवणता के द्वारा हमें पावर मिलता है नदियों को। ये तो होगा नदियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। उसके बाद अब देखते हैं नदियाँ क्या क्या करती हैं, और उसके बाद नदियों में कौन कौन से स्टेज आते रहते हैं उसको देखेंगे। नदियाँ जो होती हैं वो वी आकार की घाटी बनाती हैं। वी आकार की घाटी जब आप सीनरी बना रहे होते तो कुछ इस प्रकार बनाते हैं सीनरी अपनी, यहाँ पे। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उसे हम कहते हैं वी आकार की घाटी। ये जो नदियाँ निकलती हैं इससे, तो यहाँ पे जो ये बना रहे हैं ये, इसी को कहते हैं वी आकार की घाटी। ये हमारी क्या है, वी आकार की घाटी है। नदियाँ यहीं से निकलती हैं। आप पहले खूब बनाए होंगे प्रातः स्मरण का चित्रण जो बनाए होंगे ना, उसमें ऐसे ही बनाते हैं, ये पहाड़ बनाते हैं, उसमें जो नीचे ये घाटी होती है ये हमारी होती है चोटी। तो नदियाँ कभी चोटी से नहीं निकलती, घाटी से निकलती निकलती चोटी, फिर उसको काटते 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 उसको घाटी बना देती हैं। यानी यहाँ पे वो तोड़ मरोड़ करते करते उसको घाटी बना देती हैं। और जब घाटी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, जब घाटी बहुत ज़्यादा गहरी तो उसे कहते हैं गार्ज। घाटी ज़्यादा गहरी तो क्या कहते हैं, गार्ज। उसको कहते हैं गार्ज, गहरी घाटी। सिंधु नदी, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज बहुत ज़्यादा बनाते हैं। इसमें जल स्तर बहुत नीचे पहुंच जाता है गार्ज में। यानी जब नदियां का उद्गम होता है तो वी आकार की घाटी से होता है, फिर वो उसको काटते काटते उसमें क्या निक्षेपण करते 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 उसमें फिर गार्ज बना लेते हैं। गार्ज में क्या होता है, देखो जब नदियाँ निकली तो कुछ इस प्रकार से निकली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नदियाँ निकली थी। उसके बाद फिर वो गहरी बनती चली गई, ये वी शेप के आकार जो बनती है बहुत गहरी बनती गई। उसके बाद उसको फिर उसको काटती जाती काटती जाती काटती जाती, तो ये कुछ इस प्रकार 1 किलोमीटर इधर एक पर्वत 1 किलोमीटर इधर एक पर्वत। जब स्तर घटता है तो नदियाँ छोटी हो जाती हैं, जब स्तर बढ़ता है पानी का तो नदियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो उस समय जो शेप बनती है उसे आई आकार की घाटी कहते हैं। यानी नदियाँ कितने प्रकार की घाटी बनाती हैं, एक हमारा वी आकार घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है तथा आई आकार की घाटी बनाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा आई आकार की घाटी है ग्रैंड कैनियन, जो क्लोरोडो नदी द्वारा बनाया गया है। ग्रैंड कैनियन क्लोरोडो नदी द्वारा बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रैंड कैनियन है। ये इतनी गहरी घाटी बनाते हैं कि आप देख सकते हैं, ये देखो इतना गहरा, और उसमें दिखाई दे रहा है बहुत गहरा स्तर बन जाता है, एक इधर आई आकार की एक इधर आई आकार की। ये हमारा ग्रैंड कैनियन है जो कि
कोलोराडो नदी बनाती है। ये था हमारा ग्रैंड कैनियन। हमारा छिपका, छिपका किसे कहते हैं? जो नदियाँ में छिपका बहुत जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जब नदियाँ पहाड़ों पर होती हैं, पहाड़ों पर यानी कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ नदियाँ अगर गिरना शुरू हुई तो यहीं से स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं है ना, यहाँ से तो स्टार्ट होंगी नहीं, कुछ दूर से आती रहती है। जैसे यहाँ पे देखो इस फिगर में जो यहाँ से नदी आ रही है इतने ऊपर, पहाड़ के ऊपर ऊपर जितने दूर पर हैं उसे हम छिपका कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? छिपका। आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं जो ये दिखाई दे रही है यहाँ से, ये इतनी दूर जो आ रही है ना, इसी को कहा जाता है छिपका, जिसके हार्ड रॉक कहा जाता है। ये हमारा है छिपका। यहाँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये है हमारी छिपका। जितनी दूर पर्वत के ऊपर चलती नदियाँ ना, उतना छिपका हमें कहा जाता है, छिपका। उसके बाद झरना और जलप्रपात। झरना, जलप्रपात, तो जहाँ पे नदियाँ नीचे गिरना शुरू होती हैं ये तो झरना होगा, इसी को कहा जाता है जलप्रपात। यानी ऊपर पहले छिपका, उसके बाद फिर झरना, छिपिका, फिर झरना। और जहाँ पे गिरती, जैसे यहाँ पे गिरती, इसको कहा जाता है अवनमन कुंड। ये देखिए अवनमन कुंड, उसको क्या कहा जाता है? अवनमन कुंड। यानी छिपका होती, पर्वत के ऊपर छिपका होती है, फिर जब गिरने लगती है तब हो जाती है झरना, उसके बाद वो क्या हो जाता है? अवनमन कुंड। क्या हो जाता है? अवनमन कुंड, जहाँ पे वो गिरती हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये छिपका हो गया हमारा, ये हमारा हो गया छिपका, ये हमारा छिपका हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद आएगा हमारा झरना। उसके बाद क्या? झरना। झरना के बाद ये जहाँ पे गिर रही यहाँ पे होगा अवनमन कुंड। ये बहुत गहरा होता है, ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है, यहाँ जल्दी पनडुब्बी वनडुब्बी नहीं जाती हैं। ये होता है हमारा अवनमन कुंड। उसके बाद जब अवनमन कुंड में नदियाँ गिरती हैं, उसके बाद जब आगे प्रवाह करती हैं तो ये बनाते हैं यस आकार की घाटियाँ। नदियाँ कोई सीधी तो चलती नहीं, सब ऐसे ऐसे ही चलती नदियाँ। तो जब चलती हैं तो ये यस आकार की घाटी, इसे हम मीनांडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनांडर। मीनांडर, इसे हम मीनांडर भी कहते हैं। ये यस आकार की घाटी या मीनांडर कहा जाता है। सबसे पहले छिपका, सबसे पहले छिपका, छिपका के बाद फिर हमारा होता है झरना, झरना के बाद होता है अवनमन कुंड, उसके बाद होता है यस आकार की घाटी यानी कि मीनांडर। मीनांडर, मीनांडर होता है। उसके बाद क्या होता है? मीनांडर। इसी को विसर भी कहा था। सांप जैसे चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा, उसी प्रकार से नदियाँ भी चलती हैं। नदियाँ कोई सीधी आप नहीं देखे होंगे, सब इधर उधर टेढ़ मेढ़ चलती रहती हैं, तो उसी को हम विसर्ग भी कहते हैं और मीनांडर भी कहते हैं। यस आकार की घाटी भी उसी को कहा जाता है, जो यस आकार की घाटी चलती हैं टेढ़ी मेढ़ी। ये हमारा यस आकार की घाटी हो गया। उसके बाद क्या? गोखुर। गोखुर क्या होता है? मिडिल कोर्स में अक्सर बनाया जाता है, इसके ऑक्सबो लैक कहा जाता है। आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं गोखुर। ये देखिए जो चंदा जैसा बना है यहाँ पे, जो चांद जैसा बना है यहाँ पे, ये इसी को कहा जाता है गोखुर। ये कैसे बनता है? जब नदियाँ यहाँ से आ रही थी तो पहले यहाँ से आती थी नदियाँ, यानी कि पहले यहाँ से, जहाँ से गोखुर है जो बना, यहाँ से नदियाँ जाती थी। फिर कुछ दिन बाद ये ठोकर मार मार के इधर ये रास्ता बना लिए। उसके बाद ये इतना बच गया, जो बच गया उसी को कहा जाता है गोखुर। यानी नदियाँ तो हमेशा अपना रास्ता बनाती रहती हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये एक रास्ते पे चलती हैं। तो वो इधर से जा रहे थे, इधर ठोकर मार के, इधर से ठोकर मार के अपना नया रास्ता बना ले। नया रास्ता बनाने के बाद जो इधर छूट गया तो उसमें तो पानी आता रहता है, जो छूट गया इसी को कहा जाता है गोखुर, जिसे कहा जाता है ऑक्सबो लैक। ऑक्सबो लैक। फिगर में आप देख सकते हैं ये जो वो अपर कोर्स था, यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं जहाँ तक गिरती हैं उसे अपर कोर्स कहा जाता है। उसे मिडिल कोर्स यानी मैदानी क्षेत्र में कहा जाता है। लोअर कोर्स जब ये अपने समापन की ओर आती है, अपने माउथ के मुहाने की ओर आ जाती हैं, उसे हम लोअर कोर्स कहते हैं। गोखुर समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर क्या है? नेचुरल लेवी यानी प्राकृतिक तटबंध। इस फिगर में देखते हैं, जब हमारी नदी यहाँ से प्रवेश करती है, चीन की येलो नदी है, यहाँ से नदी आ रही है, उसके बाद देखो ये सीधे उधर ठोकर मारे, उसके बाद यहाँ पे क्या छोड़ रही है? ये जो ये छोड़ रही है, जो मिट्टी बालू लेकर आई वो यहाँ पे छोड़ रही है, जो छोड़ रही है उसी को कहा जाता है प्राकृतिक। ये यहाँ पे जो छोड़ रही है इसी को कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। ये देखो यहाँ पे जो छोड़ती हुई आ रही है ये प्राकृतिक तटबंध है, ये स्वयं नदी अपने आप बनाती है। कुछ लोग कृत्रिम तटबंध होते हैं, यानी कि जो बांध बनाया जाता है मानव द्वारा, उसे कृत्रिम तटबंध कहते हैं। तो ये नदियाँ स्वयं बनाती है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। अब देखो नदियाँ यहाँ से तो प्रवेश कर रही हैं, यहाँ जब प्रवेश कर रही हैं तो कुछ दिन बाद ये ठोकर मार के इधर से सीधा रास्ता बना लेंगे। जब सीधा रास्ता बना के इधर नदियाँ चली जाएंगी तो ये जो बचेगा ये इतना सा, इसी कहा जाएगा गोखुर। ये जो बच जाएगा इसी को कहा जाएगा गोखुर। नदियाँ तो रहेंगी लेकिन इसको कहा जाएगा गोखुर, यानी कि एक कुछ पानी इधर आएगा, कुछ पानी, ज़्यादातर पानी तो उधर से ही निकल जाएगा।
इधर से आएगी नदी और इधर से निकल जाएगी सीधे। तो कुछ दिन बाद, ज़्यादा पतला तो है नहीं इसमें, तो ये हमारा हो गया गोखुर। यहाँ से जो बन जाएगा ये गोखुर हो गया। और दूसरे फिगर में आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए जो यहाँ पे ये छोड़ रहे हैं नदियाँ, इसी को कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। ये जो किनारे किनारे बालू छोड़ते हैं, जहाँ से हम लोग बालू निकालते हैं, मौरंग निकालते हैं, उसी को तटबंध कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध। ये कुल मिला के नदियों का बांध ही होता है। ये स्वयं नदियाँ अपना स्वयं बनाती हैं, कृत्रिम में बनाया जाता है बांध, लेकिन ये नदियाँ स्वयं अपना बनाती हैं, प्राकृतिक तटबंध। ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक तटबंध है, जो जो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि दूर दूर से सब ये ऊपर ऊपर की मिट्टी बहा के लेकर आते हैं। ऊपर की मिट्टी कहीं भी देखो, खेत खलिहान की बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और लाके यहीं कहीं समेट देते हैं। तो जहाँ प्राकृतिक तटबंध होता है, वहाँ पे क्या होता है, निक्षेपण यानी डिपोजिशन होता है। जहाँ पे प्राकृतिक तटबंध होता है वो डिपोजिशन होता है, यानी कि नदियाँ पहले अपर्दन करती हैं, बकोट बकोट के लेके आती हैं, बाद में प्राकृतिक निक्षेप प्राकृतिक तटबंधन की जगह पे वो छोड़ देती हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोधिका, वितरका। वितरका क्या होता है, जब नदियाँ अपने मुहाने पहुँचती हैं, अपने अंतिम स्टेज में पहुँचती हैं, तो नदियाँ वितरित हो जाती हैं। वितरित मतलब वो डिवाइड हो जाती हैं। इसमें देखते हैं इस फिगर में, देखो नदियाँ यहाँ तक तो आ गई, यहाँ तक नदियाँ सही सलामत आ गई, लेकिन उसके बाद इनमें ना तो फेस रहता है, यानी कि ना तो वो पावर रहती है कि उस पावर से बह सकें। उसके बाद ना तो इनके पास इतनी क्षमता रहती है कि जो साथ में वो लिए हैं कीचड़ या बालू मिट्टी जितना कुछ लिए हैं उसको बहा सके। तब ये छोड़ना शुरू कर देते हैं, मिट्टी होगा, बालू होगा, जितना कीचड़ करकट जितना कुछ होगा के सब वो छोड़ना शुरू करती हैं। जब छोड़ती हैं तो उसमें बनता है डेल्टा। जैसे ये देखो, ये डेल्टा बन गया, ये डेल्टा बन गया, ये डेल्टा बन गया। तो जब डेल्टा बनकर, तो उसी से नदियाँ वितरित हो जाती हैं। कुछ नदियाँ इस पार जाती हैं, कुछ नदियाँ उस पार जाती है। जैसे ये देखो, यहाँ से नदी निकली है कि यहाँ नदी निकली, तो अपने मुहाने पर नदियाँ वितरित होती हैं, जब जाके समुद्र में गिर जाती हैं। तो मुहाने पर जब नदियाँ अपना रास्ता, कई रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास जो कीचड़, जो बालू, जो मिट्टी, जो सब बकोड़ बकोड़ के पूरे रास्ते में लेकर आई हैं, उनको बहाने की उनके पास क्षमता नहीं रहती है। तो बगल से मिट्टी काट के वो रास्ता बना लेते हैं, अपना छोड़ देती हैं जो वहाँ पे है, और दूसरी रास्ता बना लेते हैं। जहाँ पे छोड़ते हैं उससे तो डेल्टा बना लिया जाता है। जो होता है वो डेल्टा बना रहा है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा नदी द्वारा बनाया गया है। एक नदी कई नदियों में बट जाती है यहाँ पे, और जाके समुद्र में अपना अस्तित्व खो देती है। तो जब ये नदियाँ अपने समापन की ओर होती हैं, तब वहाँ पे बनता है वितरका। वितरका वितरिका समझ में आ गया होगा। वो वितरिका के टाइम ही डेल्टा बना, और डेल्टा भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। डेल्टा भी बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद रोधिका। रोधिका एक प्रकार से डेल्टा है। जब नदियाँ विभाजित होती हैं, तो वहाँ पे जब छोटे छोटे डेल्टा, यानी शुरुआत में तो बड़ा डेल्टा नहीं बन जाएगा। जब शुरुआत में छोटा डेल्टा होता है, यानी कि बहुत मिनिमम होता है, जब नदियाँ अपना जो कीचड़, जो खरपतवार लेकर आते हैं, उसे छोड़ती रहती हैं, तो वहाँ पे जब छोटा डेल्टा बना, तो उसको रोधिका कहते हैं, क्योंकि नदी का विरोध करता है, नदी को रोकता है, लेकिन वो अपना दूसरा रास्ता बना के निकल जाती है। तो इसलिए रोधिका किसे कहते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर भी निक्षेपण, जब धीरे धीरे निक्षेपण, ये डेल्टा भी निक्षेपण कारण ही बनता है। डेल्टा किसके कारण बनता है, निक्षेपण के कारण। डेल्टा भी निक्षेपण के कारण, और रोधिका भी निक्षेपण के कारण ही बनती है। रोधिका निक्षेपण के कारण ही बनती है। जब धीरे धीरे निक्षेपण होता है, उसके बाद जब ज़्यादा निक्षेपण हो जाता है, तो वो डेल्टा का रूप ले लेती है। उसके बाद नदी अपने मुहाने पर यानी समुद्र में पहुंच जाती है, यानी समुद्र में वो पहुंच जाती है। मुहाना, देखो नदी जहाँ से उत्पन्न होती है, जहाँ से निकलती है, उससे कहा जाता है उद्गम। और जहाँ पे वो अस्त होती है, जहाँ पे उनका अंतिम स्टेज आता है, उसे मुहाना या माउथ कहा जाता है, मुंह कहा जाता है। नदी का मुंह कहाँ होता है, नदी में होता है। ये नदी जाके समुद्र में अपना अस्तित्व खो देती है, समुद्र में मुहाने पहुंच जाती है, और वो नदी अपना जितना सफ़र है वो पूरा तय कर लेती है। उसके बाद आता है ज्वारनंद। ज्वारनंद क्या होता है, ज्वारनंद वो चीज़ होता है जब नदी जब वितरित होती है, नदी यहाँ से आई नदी एक, उसके बाद जब ये वितरित होना शुरू कर दी, वितरित होना शुरू करी, लेकिन वितरित कहाँ होगी, यह एक पर्वत यहाँ भी बन गया, एक पर्वत इधर है, एक पर्वत, दूसरा फिगर बना देते हैं। तो अब देखिए ज्वारनंद कैसे बनता है। ज्वारनंद जो होता है, जब नदियाँ वितरित होने लगती हैं, जब नदियाँ वितरित होने लगती हैं, तो उस समय अगर दोनों नदियों के साइड में एक पहाड़ इधर भी, एक पर्वत इधर भी है, तो नदियों को क्या होना चाहिए, जो अपना कीचड़, जो बालू, जो जितना कुछ लेकर आई हैं पूरे जीवन काल में, बहाते बहाते बहाते, तोड़ मरोड़ करते, उत्पात मचाते, तो यहाँ तो छोड़ सकती नहीं, क्योंकि यहाँ छोड़ेंगी तो उधर नदियाँ इधर नदियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाएंगी। तो उसको घुरूर घुरूर किसी तरह बहा के ले जाके आगे समुद्र में डाल देती हैं। यहाँ पे एक समुद्र है, तो यहाँ पे समुद्र में वो डाल देंगी।
जब समुद्र में डाल देंगे तो एक नांद की तरह, उल्टा नांद की तरह वो आकार ले लेता है, ऐसे कुछ लेता है। ये जो यहाँ से आके गिरा दी है यहाँ पे, यही हमारा ज्वार नंद है। जब नदियाँ के दोनों साइड पर्वत होते जब अपने मुहाने पर, तो उस समय जब ये गिरा देती हैं यहाँ पे, तो हमारा तो बन जाता है ज्वार नंद। ज्वार नंद जो होती है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा बनाती हैं। लेकिन मानो कि एक साइड पर्वत ना हो, यहाँ पे पर्वत ना हो, तब क्या होगा? जब एक साइड पर्वत ना हो तो एक तो ज्वारनंद बनाएंगे, वहाँ साथ साथ डेल्टा बनाएंगे। जब दोनों साइड पर्वत होती हैं तब ज्वारनंद बनाते, डेल्टा नहीं बनाते। लेकिन अगर एक साइड पर्वत ना हो तो ये इधर जो शाखा आएगी, ये तो हमारी नदियाँ डेल्टा बना लेगी। ये तो हमारा डेल्टा बना लेगी। डेल्टा क्या होता है? त्रिभुज की तरह होता है ये डेल्टा, और उधर से जाके ज्वारनंद यहाँ बना लेगी। ये रहा पूरा नदियों का सफ़र। सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है वो सुंदर वन डेल्टा है, जो कि गंगा नदी बनाती है। अब बाकी वो उसमें समुद्र में विलय हो जाती है। उसके बाद नदियाँ का पूरा सफ़र पूरा होता हुआ। आई होप आपको नदियों का जो सफ़र है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।